Hello everyone. Today we will start a new topic which is vulva development in C. elegans. This is a very important topic from CSIR Net Life Sciences and this topic is from unit number 5 developmental biology. अगर आप लाइफ साइंस के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप बाग बायोसाइंसेस भी देने का सोच रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से मेनली नेट के एग्जाम में सी सेक्शन में मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चंस मोस्टली एक्सपेरिमेंटल या रिसर्च बेस्ड होते हैं। तो इस टॉपिक को आप छोड़ने का बिल्कुल भी मत सोचना। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक विच इज वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम सी एलिगेंस के बारे में समझते हैं। सी एलिगेंस एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एनिमलिया किंगडम से बिलोंग करता है और इसका फाइला नीमाटोड है। इसमें दो सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, ईदर मेल और हर्माफ्रोडाइट। इसमें फीमेल स्पेसिफिकली प्रेजेंट नहीं होती, या तो मेल होता है, मेल जो कि खाली स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है आपका हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं और जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो मेल गोनैड्स हैं वो स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं और फीमेल्स एग का फॉर्मेशन करते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन इसमें जनरली लाइफ के अर्ली स्टेजेस में देखा जाता है और एग का फॉर्मेशन लाइफ के लेटर स्टेजेस में देखा जाता है। तो हर्माफ्रोडाइट एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें दोनों स्पर्म्स और एग प्रोड्यूस होती हैं। अब अगर हम सी एलिगेंस का फर्टिलाइजेशन देखें, अगर हम सी एलिगेंस का देखें तो इनका फर्टिलाइजेशन मेजरली इंटरनल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में दो केस बनते हैं, या तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन और या तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दोनों ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और हर्माफ्रोडाइट। यहाँ पे जो हर्माफ्रोडाइट इंडिविजुअल होता है वो मेजरली फीमेल की तरह बिहेव करता है और उसका एग मेल के स्पर्म के साथ फ्यूज होता है। मेल से स्पर्म आता है और यहाँ से एग और स्पर्म वल्वल ओपनिंग के थ्रू एग में फ्यूज हो जाता है और आगे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिसमें स्पर्म्स भी बन रहे हैं और जिसमें एग्स भी बन रहे हैं, उनका आपस में फ्यूजन हो जाता है, मतलब सेल्फ हो जाता है। सेल्फ में क्या होता है, सेम इंडिविजुअल का स्पर्म और एग फ्यूज होके आपका फर्टिलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इसे हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें अगर हम सी एलिगेंस की बात करें तो वल्वा बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्वा इसमें लार्वल स्टेजेस में ही फॉर्म हो जाता है और इसका जो लोकेशन होता है वो मिड वेंट्रल होता है। वो मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखाऊंगी। जो अडल्ट वल्वा होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन का पार्ट होता है और इसमें 22 सेल्स होते हैं। कितने सेल्स होते हैं? 22 सेल्स। तो इस वल्वल ओपनिंग का काम क्या है? वल्वल ओपनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन है तो स्पर्म की जो एंट्री होती है, स्पर्म एंटर होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो स्पर्म एंटर होगा, वो भी वल्वा ओपनिंग के थ्रू ही एंटर होगा। सेकेंडली अगर एग फर्टिलाइज हो रहा है तो जो फर्टिलाइज्ड एग वो मूव आउट करेगा वाया द वल्वल ओपनिंग। तो वल्वा इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो जाता है। अब क्योंकि मैंने बताया इसमें स्पेसिफिकली फीमेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता, हर्माफ्रोडाइट होता है और मेल होता है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस में होगा वल्वा प्रेजेंट? जाहिर सी बात है वल्वा आपके हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। सो लेट्स मूव फर्दर। अब हम सी एलिगेंस का ऑर्गेनिज्म देखते हैं कैसा दिखता है। ये सी एलिगेंस की बॉडी है। अब फॉर कन्वीनियंस यहाँ पे मैं आईज और एक छोटा सा फेस बना देती हूँ, इससे आपको पता चलेगा। जो आगे वाला एरिया होता है वो होता है एंटीरियर एरिया। वो कौन सा एरिया होता है? एंटीरियर। जहां पे टेल प्रेजेंट होता है वो होता है आपका पोस्टीरियर एरिया। जो इसका टॉप साइड होता है वो उसे हम बोलते हैं डॉर्सल साइड, और जो इसका नीचे वाला एरिया होता है वो होता है इसका वेंट्रल एरिया। ठीक है, तो वल्वा जो प्रेजेंट होता है वो मिड वेंट्रल होता है, मतलब ये लोकेशन है वल्वा का। वेंट्रल में भी कहा? मिड में। ठीक है, तो वल्वल ओपनिंग कहाँ प्रेजेंट होती है? मिड वेंट्रल। ठीक है, वल्वा ओपनिंग कहाँ होती है? मिड वेंट्रल। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर जहां डॉर्सल साइड में यहां पर एरिया होता है जहां पर होते हैं आपके गोनैड्स।
गोनैड्स वो होते हैं जहाँ पे गैमीट्स बनते हैं। गोनैड्स ऐसे ऑर्गन होते हैं जहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ये डॉर्सल साइड में होता है, और जो वल्वा होती है वो आपकी मिड वेंट्रल साइड में होती है। तो इसके बीच में जो एरिया बचता है, यहाँ पर होता है आपका मेन सेल, जो कि होता है एंकर सेल। यहाँ पे जो सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको मैं अलग कलर से डिनोट कर देती हूँ। इस सेल को हम बोलते हैं एंकर सेल। एंकर सेल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंकर सेल इस पूरी सिग्नलिंग का मेजर इंड्यूसर है। इंड्यूसर क्या होता है, कैसे सिग्नलिंग चलती है, ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझा दूंगी। लेकिन इस स्लाइड से ये चीज क्लियर हुई कि ये सी एलिगेंस की बॉडी है। यहाँ पर एंटीरियर साइड है, यहाँ पर पोस्टीरियर साइड है, ऊपर डॉर्सल है। डॉर्सल की स्पेलिंग थोड़ा गलत होगी, डॉर्सल है। इधर आपका वेंट्रल है। तो वेंट्रल साइड में मिड वेंट्रल पोजीशन पे आपका वल्वा प्रेजेंट होगा, जिसके फॉर्मेशन की हम बात करें। टॉपिक ही क्या है बेसिकली, वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस। तो वल्वा की लोकेशन क्या है, मिड वेंट्रल। इसके जस्ट ऊपर जो डॉर्सल साइड है वहां पे इसके प्रेजेंट है गोनैड्स, जहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। और बीच में इसका मेन हीरो प्रेजेंट है, जो कि इस पूरी सिग्नलिंग का इंड्यूसर है। उसका नाम है एंकर सेल। ठीक ठीक है। तो इसके अलावा भी यहाँ पे हम वीपीसीज के बारे में समझेंगे। थोड़ा सा मैं रब करूंगी और आपको वीपीसी का बताऊंगी कि वीपीसी कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अलग कलर से डिनोट करती हूँ। जो मिड वेंट्रल एरिया है, वल्वा स्टार्टिंग से ही नहीं बन जाता। सबसे पहले वहां पे क्या होते हैं, 6 वीपीसीज, जिनको बोलते हैं 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। ठीक है, 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। तो यहाँ पे जो 6 सेल्स होते हैं जो वेंट्रल पोजीशन में, उन्हें हम बोलते हैं वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। वल्वा प्रिकर्सर सेल्स इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही सेल्स हैं, प्रिकर्सर मतलब किसी से पहले आने वाली चीज। यही वल्वा प्रिकर्सर सेल्स हैं जिनमें आगे कुछ तरीके की सिग्नलिंग चलेगी, कुछ तरीके के चेंजेस होंगे, और यही सेल्स आगे चल के वल्वा फॉर्मेशन में पार्ट लेंगे। इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। तो इन सेल्स का मेजर रोल होता है वल्वा बनाने में। ठीक है, और एंकर सेल के बारे में पढ़ाई, ये मेजर इंड्यूसर है जो सिग्नलिंग को इंड्यूस करेगा। तो ये वीपीसी को सिग्नल देगा, जिसकी वजह से वीपीसी आगे चल के वल्वा बनाएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस स्लाइड। मैंने आपको यहाँ पे गोनैड्स के बारे में बताया, एंकर सेल के बारे में बताया, और वल्वा प्रिकर्सर सेल्स के बारे में बताया। अब क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा सिग्नलिंग इन्वॉल्व है, थोड़ा सा मैं उसका बेसिक क्लियर करना चाहूंगी सेल सिग्नलिंग का। जैसे मानिए ये सेल 1 है और ये सेल 2 है। ठीक है, तो सेल 1 क्या है, मान लो ये इंड्यूसर है। इंड्यूसर मतलब जो दूसरे सेल को इंड्यूस कर सकता है, जिसमें कुछ सिग्नल भेजने की कैपेबिलिटी है और वो दूसरे वाले को इंड्यूस कर सकता है। इंड्यूसर जनरली जो मॉलिक्यूल्स, जो लिगेंड रिलीज करता है, छोटे छोटे लिगेंड, मॉर्फोजन या फिर सिग्नल हम उसको बोल सकते हैं, ऐसे रिलीज करता है। इनको हम बोलते हैं इंडक्टिव सिग्नल। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव सिग्नल। तो इंडक्टिव सिग्नल क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स या लिगेंड्स जो कि इंड्यूसर सिक्रिएट कर रहा है। ठीक है, और दूसरा सेल है जिसके पास इंडक्टिव सिग्नल नहीं है, तो उसके पास क्या होगा, उसके पास होगा रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर एक तरीके का प्रोटीन हो सकता है या कुछ भी सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। इनके पास होता है आपका रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर बहुत ही स्पेसिफिक होता है इस इंडक्टिव सिग्नलिंग के लिए। तो हर इंडक्टिव सिग्नल का एक रिसेप्टर होता है। तो ये इंडक्टिव सिग्नल जो कि इंड्यूसर सेल प्रोड्यूस करता है, वो जाके बाइंड कर जाते हैं रिसेप्टर से। और रिसेप्टर कौन से सेल के पास होता है, जो सेल का नाम होता है रिस्पॉन्डर। क्योंकि इस पूरी सिग्नलिंग से जो भी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा वो हमें इस रिस्पॉन्डर सेल में ही देखने को मिलेगा। मतलब इंड्यूसर इंडक्टिव सिग्नल रिलीज करता है, जो इंडक्टिव सिग्नल रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाते हैं, और कुछ ऐसा सिग्नलिंग चलाते हैं रिस्पॉन्डर सेल में कि वो रिस्पॉन्स करता है। वो रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है, कोई चेंज हो सकता है, कोई और चीज का डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये है सेल सिग्नलिंग का बेसिक। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि एंकर सेल क्या है, इस यहाँ से हम देख सकते हैं। एंकर सेल मैंने आपको बताया था कि एक तरीके का क्या है, इंड्यूसर है। अब हम यहाँ से फिर से देखते हैं, थोड़ा सा सेल सिग्नलिंग का मैंने आपको बेसिक बता दिया कि क्या इंड्यूसर होता है, क्या रिस्पॉन्डर होता है। तो यहाँ पे हम वापस चलते हैं। यहाँ पर अपने क्या थे, यहाँ पे अपने गोनैड्स थे सी एलिगेंस के। उसके बाद नीचे क्या था, दूसरे कलर से बनाती हूँ, ब्लैक कलर से, एंकर सेल। ठीक है, ये क्या है आपका, एंकर सेल को मैं एसी से डिनोट कर रही हूँ। और उसके नीचे क्या है आपके 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पे इंड्यूसर और इंडक्टिव सिग्नल का कॉन्सेप्ट इसलिए बताया है क्योंकि आगे चल के जो एंकर सेल है यही इंड्यूसर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब आप कनेक्ट कर सकते हैं सारे डॉट्स, क्योंकि एंकर सेल इंड्यूसर की तरह बिहेव करेगा तो मतलब वो कोई इंडक्टिव सिग्नल रिलीज करेगा, और वो इंडक्टिव सिग्नल जाके मिलेगा इन वीपीसीज को,
जो 6 वीपीसीज यहाँ पे प्रेजेंट है उनको मिलेगा और वो फर्दर वल्वा फॉर्मेशन में पार्ट लेंगे। ठीक है, अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर इंड्यूसर इंडक्टिव सिग्नल ना दे तो। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा वीपीसीज के बारे में देखते हैं। वीपीसीज कितने होते हैं? 6 इन नंबर होते हैं। ये वेंट्रली प्रेजेंट होते हैं और इनका डिफॉल्ट फेट किसी चीज का क्या होता है कि अगर उन्हें कोई भी सिग्नल ना मिले, डिफॉल्ट फेट मतलब अगर इंड्यूसर उनको कोई सिग्नल ना दे या फिर उन तक कोई सिग्नल ना पहुंच पाए तो वो कैसा एक्ट करते हैं, वो होता है उनका डिफॉल्ट फेट। डिफॉल्ट फेट इसका क्या है? स्किन बनाना, स्किन या फिर हाइपोडर्मिस बनाना। तो वीपीसीज का फेट वल्वा बनाना नहीं है, वीपीसी का डिफॉल्ट फेट है आपका स्किन बनाना या फिर हाइपोडर्मिस बनाना। वल्वा वीपीसीज तभी बनाते हैं जब उसे एंकर सेल इंडक्टिव सिग्नल देता है। ठीक है, मतलब एंकर सेल ही मेन गाइडेंस है, जैसे एक एजुकेटर स्टूडेंट्स को गाइड करता है, तो यहाँ पे वल्वा बनाने का मेन काम, जो गाइडेंस का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो एंकर सेल कर रहा है। एंकर सेल एक इंड्यूसर है जो कि इंडक्टिव सिग्नल देता है वीपीसीज को कि जाओ आप क्या बनाओ, आप बनाओ वल्वा बनाओ। नहीं तो डिफॉल्ट फेट वीपीसीज का क्या है? स्किन बनाना। अगर किसी भी रीजन से क्वेश्चन में घूमी हुई लैंग्वेज के साथ वो पूछेगा, लैंग्वेज को मोल्ड करेगा, तो हमें याद रखना है अगर किसी भी वजह से इंडक्टिव सिग्नल नहीं मिल पाया या फिर कोई भी सिग्नलिंग नहीं चल पाई वीपीसीज में, तो वो आगे चल के अपना डिफॉल्ट फेट ही बनाएंगे। डिफॉल्ट फेट क्या है उनका? स्किन बनाना या फिर हाइपोडर्मिस बनाना। ठीक है, ये पूरी सिग्नलिंग चल रही है जिसकी वजह से वल्वा का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और सिग्नलिंग का इंड्यूसर कौन है? एंकर सेल। ठीक है, अब क्योंकि एंकर सेल का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, वो पूरी सिग्नलिंग में पार्ट कर रहा है, वो इंड्यूसर की तरह एक्ट कर रहा है, तो हम पहले ये देखेंगे कि ये एंकर सेल आफ्टर ऑल कैसे बन रहा है। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ एंकर सेल देखो, एंकर सेल, वल्वा, ये सारी बातें हम किस में करेंगे? हर्माफ्रोडाइट बॉडी में ही करेंगे, क्योंकि मेल बॉडी में तो वल्वा प्रेजेंट ही नहीं होगा। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट बॉडी में ही फीमेल का ये जो ऑर्गन होता है वल्वा, ये बनेगा, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली फीमेल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट में क्या होगा? मान लो 2 एडजेसेंट सेल है। ठीक है, कोई भी 2 एडजेसेंट सेल है, लार्वल स्टेजेस में ही फॉर्मेशन होता है, तो 2 एडजेसेंट सेल होते हैं। दोनों का नाम मैं बताती हूँ, एक का नाम है Z1 PPP और एक का नाम है Z4 AAA। ठीक है, ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट ग्रुप है, इक्विपोटेंशियल या फिर इक्विवेलेंट सेल्स है। इक्विवेलेंट सेल्स उनको बोलते हैं जो सेम चीज बना सकते हैं, मतलब इनका आगे चल के फेट सेम ही है, मतलब ये दोनों केपेबल है सेम चीज बनाने के, पर दोनों में कुछ सिग्नलिंग अलग अलग हो गई जिसकी वजह से अब वो अलग चीज बना रहे हैं। मान लो 2 सिस्टर्स हैं, ट्विन सिस्टर्स हैं, दोनों एक जैसी हैं बिल्कुल, दोनों को सेम चीजें एक एनवायरमेंट में रखा जा रहा है तो वो एक जैसा कुछ बनेंगी, लेकिन एक को हमने विलेज एनवायरमेंट में भेज दिया और एक को हमने ऐसा एनवायरमेंट में रख दिया जो बहुत मॉडर्न है, तो दोनों का फेट चेंज हो जाएगा, दोनों की अपब्रिंगिंग चेंज हो जाएगी। ऐसे ही इन दोनों सेल्स के पास इक्वल कैपेबिलिटी है, ये इक्विवेलेंट सेल है, ये दोनों दोनों बनने का फेट रखते हैं, लेकिन इनमें सिग्नलिंग डिफरेंस होने की वजह से एक तो एंकर सेल बन जाएगा और एक दूसरा सेल बन जाएगा जो कि होता है यूट्राइन प्रिकर्सर सेल। ठीक है, इन्हीं दोनों में से एक एंकर सेल बनेगा। अब वो कैसे बनेगा वो मैं बताती हूँ, दोनों में से कोई भी बन सकता है, ये बाय डिफॉल्ट है कि मतलब रैंडम प्रोसेस है, सिग्नलिंग डिसाइड करेगी कौन सा क्या बनेगा, लेकिन इन दोनों को हम इक्विवेलेंट सेल बोलेंगे क्योंकि दोनों में पोटेंशियल है एंकर सेल बनने का। अब एक कंडीशन हम नोट करते हैं एंकर सेल बनने की। एंकर सेल कैसे बनते हैं? एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है लिन12। ठीक है, लिन12, अगर लिन12 प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो एंकर सेल नहीं बनेगा। एंकर सेल बनने के लिए लिन12 का एब्सेंट होना जरूरी है, लिन12 एब्सेंट है तो वो बनेगा आपका एंकर सेल। ठीक है, एंकर सेल कब बनेगा? जब लिन12 एब्सेंट होता है, लिन12 एब्सेंट तो एंकर सेल बनेगा, और अगर लिन12 प्रेजेंट है तो वो बन जाएगा यूट्राइन, एक सेकेंड थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, let me just rub it, यूटराइन प्रिकर्सर सेल। ठीक है, यूटराइन प्रिकर्सर सेल। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइड में हमने समझा 2 एडजेसेंट सेल्स थे जो इक्विवेलेंट हैं, दोनों के पास पोटेंशियल होता है एंकर सेल बनने का, लेकिन एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का प्रेजेंस या एब्सेंस डिसाइड करता है कि कौन एंकर सेल बनेगा। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है लिन12, अगर वो प्रेजेंट है तो यूट्राइन प्रिकर्सर सेल बन जाएगा,
और अगर दोनों में से जिसके पास Lin12 एब्सेंट है वो एंकर सेल बन जाएगा। अब ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये रैंडम प्रोसेस है कि किसके पास Lin12 प्रेजेंट है किसके पास एब्सेंट है। दोनों के पास पोटेंशियल है एंकर सेल बनने का, लेकिन उनमें से एक जिसके पास Lin12 नहीं है वो अपना एंकर सेल बनेगा। ठीक है, अब इसके पीछे थोड़ी सी सिग्नलिंग इन्वॉल्व है, थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे कैसे होता है ये। मान लो दो सेल है, एक तो Z1PPP और एक है आपका Z4AAA। ठीक है, Z1PPP में क्या होता है, यहाँ पे मैं सिग्नलिंग की बात कर रही हूँ, तो सिग्नलिंग में हमें पता है एक तो रिसेप्टर होता है एक सेल के पास, और एक सेल के पास क्या होता है, इंडक्टिव सिग्नल होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो सिग्नलिंग चलती है वो होती है आपकी जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। एक बार मैं थोड़ा सा आपको पहले ही बता देती हूँ कौन सी सिग्नलिंग चल रही है। यहाँ पे सिग्नलिंग चल रही है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग वो सिग्नलिंग होती है जो कि कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट मैनर में चलती है, मतलब जिन सेल्स में फिजिकल कॉन्टैक्ट है उनमें चलती है। जैसे हमने पैराक्लाइन सिग्नलिंग के बारे में पढ़ा होगा ना आपने, यूनिट नंबर 4 जो सेल सिग्नलिंग है उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत डीप में है। पैराक्लाइन सिग्नलिंग वो होती है, ऐसे पैराक्लाइन सिग्नल रिलीज होते हैं जो थोड़े डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, डिफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि वो। लेकिन जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग वो सिग्नलिंग है जिन दो सेल्स में बहुत ज्यादा फिजिकल कॉन्टैक्ट है, बिल्कुल पास पास है, उनमें एक में सिग्नल प्रोड्यूस होगा और दूसरे के पास रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, ऐसे कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट मैनर में वर्क करता है। तो यहाँ पे भी जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग चलती है। और जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग का भी मैं नाम बता देती हूँ एक बार। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग का नाम है नॉच डेल्टा पाथवे। कौन सा पाथवे है, नॉच डेल्टा पाथवे, नॉच डेल्टा पाथवे। ठीक है, अब क्या होता है Z1PPP में किसी रैंडम वजह से, मतलब कोई ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि Z1PPP में ही होगा या फिर Z4AA में ही होगा, किसी भी एक सेल में LAG2 बनने लगता है। अब LAG2 क्या है, LAG2 है सिग्नल मॉलिक्यूल। LAG2 क्या है, सिग्नल मॉलिक्यूल। ठीक है, सिग्नल मॉलिक्यूल मतलब ये है डेल्टा। नॉच डेल्टा में भी नॉच जो होता है वो रिसेप्टर होता है और डेल्टा जो होता है वो आपका सिग्नल होता है। तो LAG2 होता है वो सिग्नल है और वो उसी को हम डेल्टा बोलते हैं। ये प्रोड्यूस होने लगता है एक सेल में, LAG2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई होने लगता है, मतलब LAG2 का प्रोडक्शन होने लगता है। ठीक है, LAG2 का प्रोडक्शन होने लगता है तो ये LAG2 दूसरे वाले सेल को इनहिबिट करता है, बोलता है तुम LAG2 मत बनाओ। अब क्योंकि मैं LAG2 बना रहा हूं तो आप LAG2 मत बनाओ, LAG2 दूसरे वाले सेल में नहीं बनेगा। तो दूसरा वाला सेल क्या बनाने लगता है, इसी सिग्नल का रिसेप्टर बनाने लगता है जिसका नाम है Lin12। Lin12 क्या है, रिसेप्टर है। ठीक है, Lin12 क्या है, रिसेप्टर है, जिसको हम बोलते हैं नॉच। नॉच डेल्टा सिग्नलिंग में नॉच कौन सा होता है, रिसेप्टर, और डेल्टा कौन सा होता है, सिग्नल। तो एक Z1PPP में एकदम से LAG2 बनने लगता है, ज्यादा प्रोडक्शन LAG2 का होने लगता है, तो वो दूसरे सेल को मना करता है कि आप LAG2 मत बनाओ, आप मेरा जो मैं सिग्नल बना रहा हूं तो आप रिसेप्टर बना दो। रिसेप्टर क्या है, Lin12। तो इस सेल के पास Lin12 बनने लगता है। अब हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा था, जो सेल Lin12 बनाएगा वो क्या बनेगा, जो सेल Lin12 बनाएगा वो क्या बनेगा, यूट्राइन प्रिकर्सर सेल। यूट्राइन प्रिकर्सर सेल। ठीक है, Lin12 जिसमें प्रेजेंट है वो यूट्राइन प्रिकर्सर सेल बन जाएगा, और जिसमें Lin12 प्रेजेंट नहीं है, मतलब जिसमें LAG2 प्रेजेंट है, वो आपका मेन हीरो बन जाएगा। मेन हीरो कौन सा है, अपना एंकर सेल, जिसके फॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे। लो बन गया एंकर सेल। ठीक है, वल्वा इंडक्शन का जो मेन इंड्यूसर था एंकर सेल, अब हमने उसका भी फॉर्मेशन देख लिया है। एक बार मैं इस पूरी स्लाइड को रिपीट करूंगी आपके लिए, एक छोटी सी स्लाइड में हम इसको सम अप कर देते हैं। ठीक है, क्या देखा हमने, कौन सी सिग्नलिंग चल रही है, जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग चल रही है एंकर डेवलपमेंट, एंकर सेल के फॉर्मेशन के लिए। क्या टॉपिक याद है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, एंकर सेल का डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, एंकर सेल का, एंकर सेल डेवलपमेंट। तो सिग्नलिंग कौन सी चल रही है, जक्स्टाक्राइन। जक्स्टाक्राइन में भी मुझे नाम बता दो, नॉच डेल्टा सिग्नलिंग, नॉच डेल्टा सिग्नलिंग। अब नॉच डेल्टा में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है नॉच, एक होता है डेल्टा। अब हम सारा सम अप कर देते हैं, एक नॉच है, एक है डेल्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, पूरा सम अप मैं इसी में दे रही हूँ। नॉच को हम बोलते हैं रिसेप्टर और डेल्टा को हम बोलते हैं
लिगेंड। अब जल्दी से लिगेंड का नाम बता दो। लिगेंड का नाम था आपका LAG2 और रिसेप्टर का नाम क्या था? LIN12। ठीक है, अब LIN12 जिसमें प्रेजेंट है, LIN12 प्रेजेंट है अगर किसी में, तो वो क्या बनेगा आपका? यूटराइन प्रिकर्सर सेल। और जिसमें LAG2 प्रेजेंट है वो क्या बनेगा आपका? एंकर सेल। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेशन हो गया अपने एंकर सेल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, पूरा सम अप मैंने इसी में दिया हुआ है कि जिसमें LAG2 बन रहा है वो एंकर सेल बन गया। LAG2 क्या है? डेल्टा है, लिगेंड है। और जिसमें LIN12 बन रहा है वो बन गया यूट्राइन प्रिकर्सर सेल। और LIN12 क्या है? नॉच है, रिसेप्टर है। ठीक है, ये सम अप हो गया अपना एंकर सेल कैसे बनते हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर कि वीपीसीज कैसे बनते हैं। अब हमने एंकर सेल का फॉर्मेशन देख लिया। अगर हम वल्वा में देखें तो ये यहाँ पे जो एंकर सेल था उसका फॉर्मेशन हम देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या थे आपके? गोनैड्स थे सबसे ऊपर, बीच में आपका इंड्यूसर एंकर सेल था, नीचे आपके वल्वा प्रिकर्सर सेल्स थे। ये 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स थे। ठीक है, तो हम एंकर सेल का फॉर्मेशन देख चुके हैं। अब वल्वा प्रिकर्सर सेल्स कैसे बनते हैं अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो वल्वा प्रिकर्सर सेल्स के बनने का भी प्रोसीजर होता है। जैसे वेंट्रल साइड में मैंने बोला, वेंट्रल साइड में आपके वीपीसीज प्रेजेंट है। और वीपीसीज कितने हैं? वीपीसी का नंबर बताओ। 6 वीपीसी हैं। तो इनिशियली ऐसा नहीं होता, वहां पे 11 सेल होते हैं। P1P से लेके ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाओ तो P11P तक 11 सेल होते हैं। इनमें LIN39 का प्रेजेंस या एब्सेंस डिसाइड करता है वो वीपीसी में सेलेक्ट होंगे कि नहीं। जैसे LIN39 एक मॉलिक्यूल है जो कि P3, P4, P5, P6, P7 और P8, 6 हो गए ना। P3 से लेके जैसे यहां तक तो सारे सेल्स थे। ऑल सेल्स कितने थे? 11। ठीक है, ऑल सेल्स कितने थे? टोटल 11 सेल्स थे। उसमें भी LIN39 प्रेजेंट हुआ किसमें? LIN39 किस तक पहुंचा? LIN39 का एक्सप्रेशन हमें P3, P4 डॉट P, P5 डॉट P, P6 डॉट P, P7 डॉट P और P8 डॉट P में देखने को मिला। ठीक है, इन 11 सेल्स में भी LIN39 का जो प्रेजेंस था वो इन 6 सेल्स में देखने को मिला। इसलिए ये 6 सेल्स बन गए आपके वीपीसीज। ठीक है, इनको बोलते हैं वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। ठीक है, ये हो गए आपके, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ इसको, 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। अब समझ आया कैसे वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बने? LIN39 के प्रेजेंस से। जिनके पास LIN39 पहुंचा, LIN39 आया, वो 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बन गए। तो ऐसे 11 सेल्स की रो में से 6 सेल्स सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, पूरा रो कितने का था? 11 सेल्स का। और इन सबका डिफॉल्ट फेट क्या है? मैंने पहले ही बताया था, सारे वीपीसीज का डिफॉल्ट फेट क्या है? यहाँ पे जितने भी हैं ये सब स्किन बनाते हैं। डिफॉल्ट फेट है इनका स्किन बनाना। डिफॉल्ट फेट क्या है? स्किन बनाना। लेकिन जिनके पास अब आगे की सिग्नलिंग मिलेगी, वो हम एंकर सेल की सिग्नलिंग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, वो आगे चल के वल्वा बनाएंगे। ठीक है, इसमें से इसको भी सम अप कर देती हूँ मैं आपके लिए, इस स्लाइड को भी। क्या था? 11 सेल्स थे टोटल। सबका डिफॉल्ट फेट क्या है? स्किन बनाना। डिफॉल्ट फेट सबका है स्किन बनाना। 11 सेल्स में से LIN39 एक मॉलिक्यूल है, उसका सिग्नल है जिसका अब प्रेजेंस देखा गया सिर्फ 6 सेल्स में। जो बीच के 6 सेल्स थे ना, बीच के 6 सेल्स मतलब P3 से लेके P3, P4, P5, P6, P7 और P8, यहाँ इन 6 सेलों में LIN39 का प्रेजेंस देखा गया। तो ये 6 सेल्स बन गए आपके वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। वल्वा प्रिकर्सर सेल्स के बारे में हमें कुछ बातें जाननी है। एक तो 6 नंबर होते हैं, ये तो मैंने बार बार बोला है, 6 नंबर होते हैं। ये सब इक्यू पोटेंशियल होते हैं, इक्विवेलेंट ग्रुप है ये भी, मतलब सबके पास कैपेबिलिटी है वल्वा बनाने की। ठीक है, कि अब सिग्नल किस हिसाब से मिलता है वो डिसाइड करेगा। जैसे हमने एंकर सेल में देखा था ना, दोनों इक्विवेलेंट सेल थे, सिग्नल किसको मिलता है, क्या होता है, वो चीज डिसाइड करती है। तो ये भी इक्विवेलेंट ग्रुप है। 6 के पास कैपेबिलिटी है कि मैं सिग्नलिंग लेकर वल्वा बना सकता हूँ, लेकिन पार्टिसिपेट कुछ ही कर पाते हैं, क्योंकि मॉर्फोजन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। ठीक है, तो वीपीसीज क्या है? 6 नंबर है, इक्विवेलेंट ग्रुप है। इन सबका एक चीज हमेशा याद रखना, सबका डिफॉल्ट फेट क्या है?
सबका डिफॉल्ट फेट है स्किन बनाना, लेकिन अगर इन्हें एंकर सेल से, एसी लिख रही हूँ ठीक है, एंकर सेल को, एंकर सेल से इंडक्टिव सिग्नल मिलता है, अगर एंकर सेल से इनको इंडक्टिव सिग्नल मिलता है तो ये वल्वा बना लेते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। अभी तक मैंने सारी स्लाइड्स का सम अप दे दिया है आपको, और एक एक पॉइंट मैंने क्लियर भी किया है कि सी एलिगेंस में क्या होता है, मेल होता है या फिर हर्माफ्रोडाइट होता है। उसके बाद हमने आगे की स्लाइड में देखा फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसका, और वल्वा ओपनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। वल्वा ओपनिंग से तो स्पर्म एंटर होता है और दूसरा आपका फर्टिलाइज्ड एग रिलीज होता है। फिर हमने देखा कि गोनाड्स के बारे में देखा हमने, एंकर सेल जो इसका मेन इंड्यूसर है वो देखा, और 6 वीपीसीज जो मिड वेंट्रली प्रेजेंट होते हैं जो कि आगे चल के वल्वा फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उसके बारे में देखा। उसके बाद हमने सेल सिग्नलिंग का देखा कि कैसे इंड्यूसर इंडक्टिव सिग्नल देता है और उसके बाद रिसेप्टर उसे रिसीव करता है, और उसके आगे हमने देखा कि इन सारे वीपीसीज का डिफॉल्ट फेट स्किन बनाना है। हमने एंकर सेल का फॉर्मेशन भी देख लिया कि कैसे लिन12 का प्रेजेंट होना यूट्राइन प्रिकर्सर सेल बनाता है और इनका एब्सेंट होना एंकर सेल बनाता है। एंकर सेल का फॉर्मेशन हमने सम अप किया पूरी स्लाइड में। उसके बाद हमने वीपीसीज कैसे सेलेक्ट होते हैं, कैसे 11 सेल्स में से 6 सेल सेलेक्ट होते हैं, वो आपके वीपीसीज बनते हैं। ठीक है, अब नाउ लेट्स मूव फर्दर, आगे वाली स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हम वल्वा प्रिकर्सर सेल्स के बारे में देख ही चुके हैं, तो इस स्लाइड में स्पेशली कवर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम 6 वीपीसीज का देखते हैं कि कैसे अब मेन जो वल्वा बनता है वो कैसे बनता है। इतनी देर से मैं आपको समझाई जा रही हूँ कि जो एंकर सेल है, एंकर सेल है वो इंड्यूसर है। अब आप पूछोगे इंड्यूस कैसे करता है, एंकर सेल क्या है, इंड्यूसर है। अब ये इंड्यूस कैसे करता है, ठीक है, अब सीखते हैं वो। ये क्या है, 6 वीपीसीज हैं, ये इक्विवेलेंट ग्रुप है। ये 6 वीपीसीज क्या है, इक्विवेलेंट ग्रुप है। अब मैं ये बताती हूँ इन्हें इक्विवेलेंट ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन 6 वीपीसीज के पास एक रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर क्या होता है, मैंने बताया ना, रिसेप्टर ग्रैस्प करता है आपका इंडक्टिव सिग्नल। अगर एंकर सेल इंड्यूसर है, ठीक है, बहुत सिंपल सी स्टोरी है, अगर एंकर सेल इंड्यूसर है तो जाहिर सी बात है वो कुछ इंडक्टिव सिग्नल देगा, और ये वीपीसीज के पास रिसेप्टर है, तो मतलब ये उस इंडक्टिव सिग्नल को ग्रैस्प करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे कि आओ मुझे सिग्नल दो ताकि मैं वल्वा बना दूं। ठीक है, तो इन सबके पास एक रिसेप्टर है। तो चलो यहाँ पे रिसेप्टर का नाम लिखते हैं। रिसेप्टर का नाम क्या है, लेट23। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रिसेप्टर का नाम क्या है, लेट23, और ये रिसेप्टर किसके पास है, वल्वा प्रिकर्सर सेल्स के पास। इसके बाद क्या है, एंकर सेल है आपका, ठीक है, एंकर सेल है जो कि क्या है यहाँ पे मेन इंड्यूसर है। एंकर सेल मेन इंड्यूसर है जिसके पास क्या है, एक सिग्नल मॉलिक्यूल है जिसका नाम है लिन3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इंड्यूसर क्या है, लिन3 है, वो एंकर सेल देता है, और इन सारे वीपीसीज के पास क्या है, रिसेप्टर है लेट23। अब क्योंकि यहाँ से एंकर सेल अपना इंडक्टिव सिग्नल देना स्टार्ट करेगा, और इंडक्टिव सिग्नल क्या है, ये पैराक्राइन फैक्टर है, और पैराक्राइन फैक्टर के बारे में मैंने क्या बताया था, ये थोड़ी डिस्टेंस तक ही ट्रेवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये देना स्टार्ट करता है अपना इंडक्टिव सिग्नल, पैराक्राइन फैक्टर मूव करता है, और ये शॉर्ट डिस्टेंस तक ही मूव कर पाता है, तो ये खाली इन 3 सेल्स को मिल पाता है। ठीक है, इस स्लाइड को मैं कॉपी पेस्ट करके आपको अगली स्लाइड में वापस समझाती हूँ। थोड़ा सा हमने दूसरी पैरामीटर समझ लिए स्लाइड में। अब एक बार हम वापस देखते हैं। इतना सबको समझ आया ना कि कैसे एंकर सेल क्या है, एंकर सेल इंड्यूसर है जो कि इंडक्टिव सिग्नल देता है। ठीक है, और इंडक्टिव सिग्नल कैसा देता है वो, लिन3 के फॉर्म में। ये आपका AC से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये एंकर सेल है, नीचे आपके पास 6 वीपीसीज हैं, ड्रॉ ही कर देती हूँ मैं, ठीक है, हैंड से ड्रॉ कर देती हूँ। ये 6 वीपीसीज हैं, 6 वीपीसी हैं, और इन 6 वीपीसी के पास क्या है, जल्दी से बता दो, लेट23 रिसेप्टर है। क्या रिसेप्टर है, लेट23। और यहां से जो पैराक्राइन फैक्टर रिलीज हो रहा है, पेन चेंज करके लिख देती हूँ, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पैराक्राइन फैक्टर या फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, पैराक्राइन फैक्टर या फिर हम बोल सकते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जिसका नाम क्या है, लिन3, जो कि आपके डिस्टेंस के हिसाब से ही मूव करता है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इन्हीं 3 सेल्स को मिल पाता है जो इसके नीचे हैं। सबसे ज्यादा इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्योंकि जस्ट
जो एंकर सेल है उसके जस्ट नीचे जो सेल होता है वो P6 होता है। तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इस मॉर्फोजन का P6 को मिल पाता है, इसलिए P6 को हम बोलते हैं प्राइमरी VPC। 1 डिग्री लिख दिया, ठीक है, समझ लेना, प्राइमरी VPC। ये आपका P5 है और ये आपका P7 है। जो P5 है उसको P6 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम मिल पाता है और P7 को भी थोड़ा कम मिल पाता है। पहुंचता है इनके पास पैराक्राइन फैक्टर, पर थोड़ा थोड़ा कम पहुंचता है, इसलिए ये चेंज हो जाते हैं आपके सेकेंडरी VPC में। ठीक है, ये बन जाते हैं आपके सेकेंडरी VPC। और दो सेल्स, अपने 3 सेल्स और प्रेजेंट है, P3, P4 और P8। ठीक है, इनके पास तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाता, तो P3 और P4 इधर से ये टर्शरी VPC बना लेते हैं और P8 बना लेता है टर्शरी VPC। ठीक है, समझ में आया? जिसको सबसे एक इन शॉर्ट में बता देती हूँ, एंकर सेल इंडक्टिव सिग्नल रिलीज करता है, उस इंडक्टिव सिग्नल का नाम क्या है? लिन3। और इन छह VPC जो नीचे प्रेजेंट है, P3, P4, P5, P6, P7, P8, इन छहों के पास लेड23 रिसेप्टर है। मतलब इन सबके पास कैपेबिलिटी लेके बैठे हैं अपने हाथ में रिसेप्टर की, आओ मुझे इंडक्टिव सिग्नल दो। लेकिन इंडक्टिव सिग्नल क्या है? यहाँ पे पैराक्राइन फैक्टर है जो कि शॉर्ट डिस्टेंस तक ही ट्रेवल कर सकता है, तो वो छहों में डिवाइड नहीं हो पाता, वो सिर्फ P5, P6 और P7 को मिलता है। और उसमें से भी सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसको मिलता है? P6 को मिलता है। इसलिए P6 किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्राइमरी VPC में, जो आगे चल के 8 सेल्स बनाता है। ठीक है, और इसका थोड़ा सा कम कॉन्सेंट्रेशन मिलता है P5 और P7 को, तो ये बना लेते हैं सेकेंडरी VPC, जिसमें 7 सेल्स इधर और 7 सेल्स आपके इधर से बन जाते हैं। और टोटल हम 8, 7, 7 को काउंट करेंगे तो ये 22 सेल्स का वल्वा बन गया। आया समझ में कैसे बना वल्वा? 22 सेल्स का। ये कौन से इन्वॉल्व हुए? प्राइमरी और सेकेंडरी VPCs इन्वॉल्व हुए। तो फाइनल अगर हम रिजल्ट देखें वल्वा फॉर्मेशन में, तो वल्वा फॉर्मेशन में 6 VPCs कितने थे? 6 VPCs थे, लेकिन फाइनली कितनों ने पार्ट लिया? 3 VPCs ने। 3 VPC का नाम बताओ? P5, P6 और P7। P6 ने कितने सेल्स का कंट्रीब्यूशन किया? 8 सेल्स। P5 ने 7, P7 ने 7, और टुगेदर मिलके बन गया 22 सेल्स का वल्वा। और बचे हुए जो 3 सेल्स है, देखो 6 में से 3 सेलेक्ट हो गए वल्वा बनाने के लिए, लेकिन 3 सेल्स कौन से थे? P3, P4 और P8। इन विचारों के साथ देखो कितनी नाइंसाफी हुई। इनके पास रिसेप्टर था, अगर कोई पूछे इनके पास रिसेप्टर था तो हम बोलेंगे यस इनके पास रिसेप्टर था, इनके पास लेड23 रिसेप्टर था, लेकिन इनको इंडक्टिव सिग्नल नहीं मिला। नो इंडक्टिव सिग्नल, क्योंकि इंडक्टिव सिग्नल इन विचारों के पास तो पहुंचा ही नहीं, इंडक्टिव सिग्नल पहुंचा ही नहीं। तो क्या ये वल्वा बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगे? नो। तो ये क्या बनाएंगे, कोई मुझे बता सकता है? बहुत सिंपल सी बात है, VPCs अगर इंडक्टिव सिग्नल नहीं मिला तो मैंने क्या बताया था, ये अपना डिफॉल्ट फेट बनाएंगे, और डिफॉल्ट फेट क्या था इनका? स्किन बनाना। ठीक है, आया समझ में वल्वा डेवलपमेंट कैसे हुआ? मुझे लगता है ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है और आप लोग भी ग्रास्प कर पाया होगा। VPCs कैसे थे, इन शॉर्ट छोटी छोटी कहानी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कितने सेल्स थे टोटल? पहले 11 सेल्स थे वेंट्रल में, 11 सेल्स वेंट्रल साइड में प्रेजेंट थे। ठीक है, 11 सेल्स में लिन39 आया, एक फैक्टर है। लिन39 किसको मिला किसको नहीं मिला, इस बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि वल्वा प्रिकर्सर सेल्स 6 जो सेलेक्ट हुए, तो इस लिन39 ने 6 VPCs को सेलेक्ट कर दिया। 6 VPCs कौन से थे? P3 से लेके आपका P8 तक। ठीक है, P3 से P8 तक लिन39 प्रेजेंट हुआ, तो 6 VPCs सेलेक्ट हो गए। अब 6 VPCs में से भी 3 के पास पहुंचा, 3 VPCs सेलेक्ट हुए। 3 VPCs को क्या मिला? आपका लिन3 नाम का इंडक्टिव सिग्नल, लिन3 नाम का सिग्नल मिला, इसलिए इन 3 VPC ने क्या बना दिया? वल्वा बना दिया। ठीक है, इन 3 VPC ने क्या बना दिया? वल्वा बना दिया। उसके बाद जो बचे हुए इन 3 VPC का मैं नाम भी लिख देती हूँ, P5, P6 और P7। ठीक है, और एक और चीज, जो बचे हुए 3 VPCs थे, ये तो 3 VPC वल्वा बना दिए, जो बचे हुए 3 VPCs थे P4, P3 और P8, जहां तक आपका इंडक्टिव सिग्नल नहीं पहुंच पाया है, जो है टर्शरी VPCs, उन्होंने अपना डिफॉल्ट फेट बना दिया जो कि था स्किन। ठीक है,
अब आया समझ में कि कैसे वल्वा डेवलपमेंट होता है सी एलिगेंस में। वल्वा यहाँ पे इन प्राइमरी और सेकेंडरी ने मिलके पूरा वल्वा बना दिया। ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करो और मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस बनाते रहूं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। इसका नेक्स्ट लेक्चर भी आएगा जल्दी से, मैं अगले ही 2-3 दिनों में इसका नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर दूंगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा इसका म्यूटेशन केसेस हैं काफी सारे, कि अगर कोई चीज एब्सेंट होती है प्रेजेंट होती है तो क्या चेंजेस आते हैं वल्वा में, तो वो हम देखेंगे। म्यूटेशन केसेस को प्लीज स्किप मत करना। ये क्लास एक बेसिक इंट्रोडक्शन था और वल्वा कैसे बनता है मैंने आपको सारे फैक्टर्स से इंट्रोड्यूस करा दिया इस क्लास में। तो ये क्लास अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, पर प्लीज नेक्स्ट क्लास को स्किप मत करना, जिसमें मैं सारे म्यूटेशन केसेस और अभी तक CSIR नेट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वल्वा डेवलपमेंट से वो मैं कवर करूंगी। ठीक है, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है हमारा लेटरल इनिबिशन का, वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो जुड़े रहो मेरे चैनल से और लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना जिसमें मैं म्यूटेशन केसेस और सारे PYQs आपके साथ डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच।